वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टार एजुकेशन के वेबसाइट का लिंक और सोशल मीडिया का सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से अपने हिसाब से पीडीएफ इंग्लिश या हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, जिससे कि और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना अपने देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी मौन क्या बोले, चलिए इसके बारे में देखते हैं। आप लोग न्यूज़ से अपडेट हो ही गए होंगे। ये कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। यही हैं जनरल बिपिन रावत। इनका कल यानी कि 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये इंसिडेंट का देखिए ऑन द स्पॉट पिक्चर है। यही है बिपिन रावत। इनके बारे में विशेष क्वेश्चन आधारित करके मैं आज नहीं लाया हूँ, कल लाया जाएगा, पूरी डिटेल से देखा जाएगा। थोड़ी सी बस यही जानकारी है। देखिए, इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था और देहांत वही कल पिछले दिन 8 दिसंबर 2021 को हो गया। और ये कौन थे जनरल बिपिन रावत? तो ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, अर्थात CDS। भारत में यह पोस्ट पहली बार मोदी जी के आने के बाद बना था। अब ये क्या है CDS वगैरह, ये सब कुछ हम लोग कल मैं जब इस पर आधारित प्रश्न लाऊंगा तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा। तब तक के लिए बस यही शोक की लहर है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारत का सुरक्षा विभाग का ये सबसे बड़ा पद पर ये पदस्थापित थे और ड्यूटी पर रहते हुए ही इनकी जो है हेलीकॉप्टर, ये सब डिटेल्स हम लोग दोस्तों कल देखेंगे। बस ये शौक के तौर पर क्लास कराने की इच्छा भी हमारी नहीं थी, लेकिन क्लास आप लोग का छूटे नहीं, इस कारण से क्लास लेना पड़ा है। खैर चलिए फिर भी शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु मशीन डिवाइस, जिसको कहेंगे इच्छा मृत्यु या सुसाइड मशीन कहेंगे, के प्रयोग को अनुमति दे दिया है, स्वीकृति दे दिया है? तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। इस मशीन से, इस डिवाइस से, इच्छा मृत्यु डिवाइस से जो है, इसको इंग्लिश में देखिए यूथानासिया डिवाइस, यहाँ पे मशीन की जगह आप डिवाइस ले सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल है। ये इसका नाम है। तो इसका नाम वैसे ये है सार्को, ये इसका नाम है स्पष्ट, इसी नाम से ये डिवाइस बना है। इसके प्रयोग को स्विट्जरलैंड ने मान्यता दे दिया है। इच्छा मृत्यु जो लोग चाहते हैं, स्वेच्छा से मरना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी होती है जो जिंदा रहते हुए भी मृत के ही समान होते हैं, तो उससे अच्छा उनको इच्छा मृत्यु ही लेना सबसे बेहतर लगता है। और इसके बारे में डिटेल्स देखिए। तो इस डिवाइस का नाम है सार्को, ये उसका डिवाइस का नाम है, ये आप याद रखेंगे। किस देश ने ये मंजूरी दिया है? तो स्विट्जरलैंड ने दिया है, ये याद रखेंगे। देखिए, इस डिवाइस से यह एक जो है आत्महत्या मशीन को वैध कर दिया है स्विट्जरलैंड ने, जो उपयोगकर्ताओं के हाइपोकिसिया और हाइपोकेपनिया जो है ऊतक स्तर पर अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की स्थिति में मृत्यु का कारण बनता है। इसी को प्रेरित करके अपेक्षाकृत पेनलेस, जिसको हिंदी में दर्द रहित कहेंगे, इंग्लिश में ही समझ में आ पाएगा, ये पेनलेस तरीके से खुद को मारने की अनुमति देता है।
तो और स्विट्जरलैंड ने दिया है, इसका राजधानी बर्न है, मुद्रा वहाँ पे स्विस फ्रैंक चलता है। तो बस आप याद रखेंगे इस डिवाइस का नाम सर्को, और ये मंजूरी दिया है स्विट्जरलैंड ने। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पाकिस्तान हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? तो पाकिस्तान को हाल ही में FATF अर्थात फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, कि जो लिस्ट है ग्रे लिस्ट, उसमें इसको बरकरार रखा गया है। क्या होता है ये FATF? तो ये देखिए FATF का मैंने फुल फॉर्म बताया। इस FATF करता क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग, चलिए इसको लिखित रूप में हम आपको भी दिखाते हैं, वहाँ से आपको बोलते जाएंगे, अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए FATF जो है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश पर निगरानी रखता है FATF, और अवहेलना करने वाले देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा देने से वंचित करता है। अब इसमें FATF में भी दो तरह की कैटेगरी होते हैं। एक होता है FATF ग्रे लिस्ट, एक होता है FATF ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में तब तक रखा जाता है जब किसी देश पर ऐसा आरोप लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण में ये सहयोग कर रहा है, तो उसको एक मौका दिया जाता है कि आप इस सभी खामियों को दूर करें, इससे दूर रहें। तो जब तक ये मौका उनको दिया गया रहता है सुधार करने के लिए, तब तक इनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन जब ये ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और इन सभी खामियों को दूर नहीं करते हैं ये देश, तब उसको FATF के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और पूर्ण रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ने में ये जब असफल हो जाते हैं, तो ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद इनको किसी भी देश के उसी देश के रणनीतिक प्रयास में असफल रहने पर इस लिस्ट में रखा जाता है। ये मैंने बताया ही, सॉरी। तो अब उसके बाद इनको क्या किया जाता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा देने में से वंचित कर दिया जाता है। तो ये होता है FATF। और इसी के FATF में जो दो लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, तो इसको ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला FATF ने किया है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है न्यूज में रहा है। चाइना के बारे में देखते हैं, चाइना क्यों न्यूज में रहा है? तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन को अवैध घोषित किया है हाल ही में किस देश ने? तो चाइना ने किया है। क्रिप्टो करेंसी वही क्या होता है, इसको भी देखिए टेक्स्ट फॉर्म में हम आपको बताते हैं। क्रिप्टो करेंसी वैसे आप लोग सब जानते ही हैं, फिर भी क्या है देखिए। क्रिप्टो करेंसी जो है एक क्रिप्टो मुद्रा या एक डिजिटल मुद्रा होता है, जिसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत सिक्का स्वामित्व रिकॉर्ड एक बही खाता में संग्रहित किया जाता है, जो एक कंप्यूटरीकृत डेटाबेस है जो लेन देन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है, ताकि अतिरिक्त के निर्माण को नियंत्रित किया जा सके। मतलब ऑनलाइन ये है, इसमें कुछ भी हार्ड में नहीं होता है, इसको सॉफ्ट मनी कहिए, उस रूप में रहता है क्रिप्टो ये। बाकी आप ये टेक्स्ट फॉर्म में इसको दोस्तों अच्छा से आप पढ़िएगा, हम अपनी भाषा में इसको लिखे हैं। इसी के साथ क्रिप्टो के साथ साथ आप बिटकॉइन भी पढ़ सकते हैं। बिटकॉइन इसमें तो ऐसे क्वेश्चन पर आधारित नहीं था, फिर भी मैंने इसको दिया है, आप इसको यहाँ से पढ़िएगा दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्म में ये है, ये पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे PDF में भी आपको मिलेगा। चलिए, तो ये चाइना के बारे में रहा क्या कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन को अवैध कर दिया है चाइना के द्वारा। कोरिया क्यों न्यूज में रहा है? तो कोरिया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल कमेटी ने किस देश को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में होगा उससे निलंबित कर दिया है? तो ये कोरिया को कर दिया गया है। इसमें क्यों किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक जो हाल ही में 2020 जो जापान के टोक्यो में हुआ है, उसमें जो है ये देश अपनी एक टीम को नहीं भेजा था, और ये इस संगठन की अवहेलना था ये, क्योंकि सभी देश भेजे थे। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इस सब में बहुत सख्ती बरती गई थी, फिर भी खेल को सुचारू रूप से कराया गया। दर्शक को नहीं जाने दिया गया था, केवल प्लेयर्स थे, और काफ़ी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खेल का आयोजन किया गया। और कोरिया जो है अकारण इसमें अपने टीम को भेजने में असफल रहा, जिसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC ने इस देश को अगला जो खेल होने वाला है कौन सा, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में होगा, इससे भी वंचित कर दिया है।
इसलिए कोरिया न्यूज में था। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स आपको मिले, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना किस नाम से कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में राहत पर विशेष ध्यान देने के साथ एक बहुराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन कर रही है? तो कौन सी अभ्यास है, इसी का नाम बताना है। तो ये है पेनेक्स 21। पेनेक्स 21। इस अभ्यास में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया के साथ साथ बिम्स्टेक में जो भी कंट्रीज हैं, लगभग यही सब हैं, उन सभी को शामिल किया गया था। पेनेक्स 21 जो है अभ्यास का आयोजन 20 से 22 दिसंबर 2021 तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जाएगा। बात हुई है इसमें बिम्स्टेक के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के राजधानी ढाका में है। मेंबर्स कंट्री वही लगभग हैं, देखिए, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ये सभी देश और ये सब, इसमें से कुछ उसमें भी हैं, ये सभी इस अभ्यास में पेनेक्स 21 में भाग ले रहे हैं। आयोजन कहाँ होगा? महाराष्ट्र के पुणे में। यहाँ मैंने बताया 20 से 22 दिसंबर इसी महीने में के आयोजित किया जाएगा। ये रहा ये प्रश्न का जवाब। आइए अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जीमेक्स। ये जीमेक्स 21 ये क्या है? तो जीमेक्स 21 जो है भारत और जापान, इंडिया और जापान, इन दोनों के बीच द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है। इसी का नाम है जीमेक्स 21। इसका आयोजन 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंडिया और जापान के बीच जीमेक्स 21 अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है मालाबार। ये मालाबार जो है ये एक नौसैनिक अभ्यास, युद्धाभ्यास है और ये दूसरा चरण था इस बार जो हुआ है। तो ये कहाँ किया गया है? बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के नौसैनिक इसमें भाग लिए हैं। किसमें? मालाबार युद्धाभ्यास में। नौसैनिक अभ्यास है। कौन कौन से देश थे? फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, कोंकण शक्ति 2021, कोंकण शक्ति 2021, ये भी एक युद्धाभ्यास है। त्रिसेवा अभ्यास है कोंकण शक्ति 2021। इसका आयोजन अरब सागर में किया गया था। चलिए, भारत और वैसे ये भारत और ब्रिटेन के बीच ये किया गया था, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, बाकी ऑप्शन सभी हो ही गए। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस अमेरिकी व्यवसायी को एशिया का मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान से दुबई में सम्मानित किया गया है? सही जवाब है विवेक पॉल। विवेक पॉल को मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान से दुबई में सम्मानित किया गया है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसायी हैं। तो ये इससे संबंधित जानकारी रहा, यहाँ पे मैंने दिया भी है। एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम 2021 के 15वें संस्करण में विवेक पॉल को इस एशिया का मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया है दुबई में। और विवेक पॉल जो है द ग्रेट इंडियन फिल्म फेस्टिवल अर्थात TGIFF के फाउंडर भी हैं। अलग से एक पॉइंट आपके लिए भी था। ये रहा ये प्रश्न से संबंधित बातें। अब चलिए ऑप्शन से देखते हैं। बेजवाड़ा गोपाल ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में इन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या नाम इनका? बेजवाड़ा, यहाँ पे जे होगा, बेजवाड़ा गोपाल, इनको सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरला द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हो गई ये ऑप्शन की बातें। जेम्स संगमा ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो इनको हाल ही में पेटा इंडिया 2 अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। ये जो है जेम्स संगमा मेघालय के पर्यावरण मंत्री हैं और उनके द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में अनानास से वीगन चमड़ा बनाने की पहल शुरू करने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, इसलिए ये न्यूज में रहे हैं। पेटा इंडिया
से ये चलिए इसके बारे में हो गई। और बाकी इसके बारे में कुछ मैं PDF में दे दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़िएगा। विवेक पॉल तो ऑप्शन है, प्रश्न का ही जवाब था। ये एक और है, डॉक्टर विवेक लाल, ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो इंडियन अमेरिकन वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विवेक लाल, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? तो विवेक लाल जो हैं इनके द्वारा भारत अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को बढ़ावा देने के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए न्यूज में रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है एस वार्टी। WTA का फुल फॉर्म क्या होता है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो WTA ये जो है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एस बार्टी को। इसके बारे में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की हैं ये एस बार्टी, इनको दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए चुना गया है। और कुछ और इसमें पुरस्कार हैं, वो भी देख लीजिए। US ओपन चैंपियन रह चुके हैं ये एमा राडुकानु, इनको न्यू कमर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। और चेक गणराज्य के बारबोरा रेकजोकोवा, इनको मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो ये सभी पॉइंट्स देखिए महत्वपूर्ण है, आप इस पर अच्छे से एक बार और नज़र दौड़ा दीजिएगा। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। सुजाना क्लार्क, ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो इनको महिलाओं का फिक्शन पुरस्कार 2021 इनको दिया गया है, इनको चुना गया इनके। चलिए इसको टेक्स्ट फॉर्म में कुछ देख लेते हैं। चौथा प्रश्न का ये ऑप्शन है। देखिए, महिलाओं का फिक्शन पुरस्कार 2021 के लिए सुजाना क्लार्क को उनके उपन्यास जो है एक पिरानेसी, इसके लिए ये चुना गया है। और सुजाना क्लार्क इंग्लैंड के जाने माने लेखक और उपन्यासकार हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। SB सरस्वती, ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो ये भी टेक्स्ट फॉर्म में ये देख लेते हैं, ये क्यों न्यूज में रहे हैं। तो SB सरस्वती जो हैं सैन्य नर्सिंग सेवा 2020 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इन्होंने जीता है, SB सरस्वती। और ये SB सरस्वती जो हैं सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक भी हैं। और यह सम्मान एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे एक नर्स के निस्वार्थ भक्ति और असाधारण व्यावसायिकता के लिए दिया जाता है। तो ये रहे इसके ऑप्शन। अब है शेख हसीना, ये क्यों न्यूज में रही हैं? इनको भी कुछ दिया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र SDG प्रोग्रेस अवार्ड के लिए चुना गया है, किनको दिया गया है ये अवार्ड? शेख हसीना को। शेख हसीना कौन है? ये वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो बांग्लादेश सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थित प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र SDG प्रोग्रेस अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। तो इसके लिए ये न्यूज में रही थी शेख हसीना। चलिए तो दोस्तों, आज भी मैंने पिछले क्लासों में बताते आ रहा हूँ कि टायर एजुकेशन पर मटेरियल्स को बढ़ाने के लिए अन्य सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और एग्ज़ाम बेस्ड पेपर, ये सब और अन्य भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो भी हो सकते हैं, क्विज आपके लिए ये कम से कम एटलीस्ट अभी फ़िलहाल जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसका क्विज, एंड्रॉयड ऐप टायर एजुकेशन, इस सब को शुरू करने के लिए, लॉन्च करने के लिए काम चल रहा है। इस कारण से MCQ फॉर्म में कुछ कम ही क्वेश्चन लाया जा रहा है। हाँ, लेकिन एक भी न्यूज आपको नहीं छूटेगा। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न है वो आपको जरूर यहाँ पे मिलेगा, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट, ये जितने हो सकते हैं वो सभी के साथ। तो यहाँ से हम लोग वन लाइनर फॉर्म विद एक्स्ट्रा फैक्ट, चलिए फटाफट देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वें पक्षी अभ्यारण्य, इसको इंग्लिश में वर्ल्ड सेंचुरी कहेंगे, यहाँ देखिए है भी, के रूप में मान्यता मिल गया है? तो ये तमिलनाडु का है ये काजू वैली वेटलैंड, इसी को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दिया गया है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि हैं। ये जो अभी शुरू में फर्स्ट में ही हम लोग जनरल बिपिन रावत जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उनका हेलीकॉप्टर, उसमें उनके सहित 14 जाने उसमें लगभग गई हैं। तो
ये तमिलनाडु साइड में ही हुआ है। वहाँ घटनास्थल पर पता चलते ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी गए थे, अपने रक्षा मंत्री, अन्य वरिष्ठ अधिकारी सब पहुँचे हुए थे। बाकी डिटेल्स हम लोग कल उस पर आधारित विस्तार से देखा जाएगा। शोकाकुल वो सूचना रहा था, विशेष उस पर बात करने की मैं इच्छा भी नहीं कर रही। चलिए खैर, कल हम लोग उस पर विशेष देखेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेनलेस स्टील उत्पादन के मामले में कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो वो है इंडोनेशिया, क्योंकि पहले स्थान पर अभी चीन है। स्टेनलेस स्टील उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। पहले इंडिया दूसरे स्थान पर था, लेकिन इंडोनेशिया अब 4.5 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर ये आ गया है इंडोनेशिया। तो ये रहे इस प्रश्न के बारे में। चलिए, अगला है, हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020, ध्यान देंगे ये 2020 का है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। किसे चुना गया है? नीलमणि फुकन। इनको 2020 के 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, याद रखेंगे, नीलमणि फुकन। ये जो है उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये। और ये जो है, और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार भी है। किसको दिया गया ये उस ऊपर मैंने पॉइंट्स में बताया। यह पुरस्कार केवल, और कुछ एक्स्ट्रा देखिए, यह पुरस्कार जो है अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जितने भारतीय भाषा हैं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों और भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए ये दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे इसको। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना हुआ था। और सबसे पहले कब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1965 में। तो ये सभी फैक्ट्स इसमें उम्मीद करता हूँ ये आपको उपयोगी लगे होंगे। चलिए, उसी प्रश्न से संबंधित, वो तो था 2020 के लिए, अब हम लोग देखते हैं सेम वही पुरस्कार अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, और ये 57वां हो गया। किसे दिया गया है? दामोदर मौजो। 2020 का दिया गया था। फिर यहाँ देखिए, नीलमणि फुकन 56वां था ये, और 2021 में 57वां है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का, दामोदर मौजो। और बाकी ये सब ऑप्शन हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं, फिर से आप देखना चाहें देखिएगा, वैसे PDF में मिल जाएगा। चलिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है। तो बाकी सब दर हम लोग नीचे अभी देख रहे हैं। तो इसमें हमने प्रश्न ये बना दिया है कि वर्तमान में SLR दर क्या है? तो ये 18% है। देखिए, और कुछ देखिए, बाकी सभी पॉइंट्स अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ। RBI द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5%। अब चलिए, कुछ महत्वपूर्ण दरें जो मौद्रिक नीति RBI में, ये सभी पिछले बार भी, ये लगातार देखिए 9वीं बार हाँ, ये बिना चेंज किए लगातार लाते गया है कोविड-19 के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव करना इसमें, और शास्त्रियों और मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के जो मेंबर्स होंगे उनको लगता है कि ज़्यादा फेरबदल करना इकोनॉमी के साथ हो सकता है, ज़्यादा चेंजिंग आ जाए, कुछ निगेटिव चेंजिंग आ जाए। तो ये सब कई बार से ये सब अनचेंज रह रहे हैं, ठीक है। तो उस अनुसार फिर भी अभी रेपो रेट कितना है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। बैंक रेट और MSF अर्थात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कितना है? दोनों 4.25% है। CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशियो भी कितना है? 4% ही है इस बार भी। SLR जो प्रश्न में मैंने पूछा था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये है 18%। और RBI के बारे में कुछ देख लेते हैं। RBI का मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, और इसके गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें क्रम के हैं, और इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा भी दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और RBI में 4 उप गवर्नर होते हैं अर्थात डिप्यूटी गवर्नर। तो ये चारों कौन कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर। ये रहे आपको RBI और मॉनेटरी पॉलिसी इस बार जो जारी हुआ है उसके बारे में ध्यान रखेंगे अच्छे से उसको। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ICICI बैंक डिजिटल तरीके से ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए
किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। आईसीआईसीआई बैंक जो है डिजिटल तरीके से 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। आईसीआईसीआई के बारे में जान देखिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म मैक्सिमम लोग को नहीं मालूम होगा, आप इसको देख सकते हैं, किसी दोस्त से पूछ के सरप्राइजिंगली आप वहाँ थोड़ा हीरो बन सकते हैं। चलिए, आईसीआईसीआई का बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है और स्थापना इसका 1994 में हुआ है। और एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है, उसके बारे में भी देखिए। फ्लिपकार्ट का स्थापना अक्टूबर 2007 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। सीईओ अभी कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में नासा के द्वारा किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को चंद्रमा पर भेजी जाने वाली 10 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है? ये अनिल मेनन है। अनिल मेनन को ये जो 10 सदस्यों का एक टीम बना है पुनः चंद्रमा पर मार्स रोवर पर भेजने के लिए, तो उसमें एक भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक को शामिल किया गया है, उन्हीं का नाम पूछा गया है, तो वो है अनिल मेनन। नासा के द्वारा ये भेजा जाएगा, तो उसके बारे में देखिए। नासा पहले है क्या ये जान लीजिए। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जैसे हम लोग के यहाँ कौन सा है? इसरो है, तो उसी तरह अमेरिका में नासा है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है। और इसके प्रमुख कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर उनको बोला जाता है, उनका नाम है बिल नेल्सन। ये भी नए बने हैं हाल ही में, इनको याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका है इस तरह के कई बार। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। देश में कुल कितने एटीएम मशीन अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं? तो 2.13 लाख। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है, और जिसमें से ये जो 2.13 लाख है, इसमें से 4% ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री भी कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। इनके बारे में एक और फैक्ट है कि स्वतंत्र भारत के बाद पूर्णकालिक कोई महिला वित्त मंत्री हैं तो वो है निर्मला सीतारमन। पहली महिला वित्त मंत्री हैं स्वतंत्र भारत के बाद पूर्णकालिक, तो ये है निर्मला सीतारमन। ये अलग से प्रश्न है, पूछा गया है इस तरह से कई बार, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिया गोल्ड के साथ समझौता करके भारत का पहला लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड सुविधा लॉन्च किया गया है? तो वो कौन बैंक है? स्मॉल फाइनेंस बैंक है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, इंडिया गोल्ड क्या है? एक ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो हाँ आप केवल पैसे लगा के और सोने का भाव जो चल रहा है उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो समझेंगे आप कि हमने सोना खरीद कर इन्वेस्ट कर दिया है। तो उसको छूना नहीं है, ऑनलाइन मोड पर ही आप केवल पैसे खर्च करके उस सोने को खरीद के और इसके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया गोल्ड। तो इसी के साथ समझौता किया है किसने? ये शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जब आप इसमें इंडिया गोल्ड में अगर मान लीजिए कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं सोने खरीद कर, तो इसी एवज में आपका सोना इसके यहाँ जमा भी रहेगा, और इसी के अगेंस्ट में आप अगर चाहें तो लोन ले सकते हैं। उस लोन को प्रोवाइड करवाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये दोनों समझौता किए हैं। दोनों क्या क्या है ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया। और इसमें देखिए 60,000 तक का इन्वेस्टमेंट लोन, इंस्टेंट लोन, इसमें स्वीकृति आपको मिल सकता है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और इसके एमडी एंड सीईओ सुबीर कुमार गुप्ता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स किसके द्वारा लिखा गया है? बालाकृष्ण मधुर। बालाकृष्ण मधुर एक्चुअली में DHFL जो प्रॉपर्टी सर्विस लिमिटेड है उसके वो पहले प्रमुख रह चुके हैं, और उसी पर आधारित इन्होंने ये पुस्तक लिखा है। पुस्तक का नाम है एट होम इन द यूनिवर्स। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा है मुझे ये, फिर भी न्यूज़ में रहा है तो मैंने इसको डाल दिया है। आप भी एक नज़र के बाद दौड़ा ही लेंगे उस पर, क्या पता है एग्जामिनर क्या पूछ दे। और आजकल वैसे ही पूछ भी रहा है, जिस प्रश्न को आप अनदेखा कर देते हैं वही परीक्षा में आ जाता है, तो हर चीज़ पर आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए
किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ कितने रुपए का ऋण समझौता किया है? तो ये $150 मिलियन का समझौता हुआ है। किस लिए? तो तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए एडीबी ने ये सैंक्शन किया है लोन को। उसके बारे में देखिए, हिंदी पहले देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में इसको एशियाई विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में, मुख्यालय मंडालुयंग मनीला फिलीपींस में है। ऑप्शन में कभी मंडालुयंग देता है, कभी मनीला देता है, और यह देश पूछे तो फिलीपींस। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। और एडीबी के प्रेसिडेंट अभी मसत्सुगु असाकावा हैं, ये एक जापानीज नागरिक हैं। तमिलनाडु के लिए पास हुआ है, उसके बारे में देखिए। हालांकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं, राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, जो कि नए बने हैं हाल ही में, और इसके राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, हाल ही में पीरामल रियल्टी ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पीरामल रियल्टी, तो फरहान, ये अभिनेता फरहान अख्तर को पीरामल रियल्टी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये पीरामल रियल्टी है क्या? तो खासकर मुंबई और कुछ शहरों में ये बिल्डिंग घर जो बनवाता है, घर बनवाता है, और जो लोग खरीद लेते हैं डायरेक्ट उस घर को, रूम को खरीदते हैं, उस तरह की सेवा ये पीरामल रियल्टी प्रदान करती है। इसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फरहान अख्तर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग अर्थात NCW के द्वारा देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए कौन सी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ये कार्यक्रम का नाम है सी इज अ चेंज मेकर। सी इज अ चेंज मेकर ये लॉन्च किया है NCW ने। इसमें आयोग का कहना है कि देश के सभी स्तरों, ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों का सहभागिता बढ़ाया जाएगा इस सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम के द्वारा। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, बहुत दिन से यही है। इनके पर आधारित इस पर प्रश्न NTPC में कई बार देखा गया था, SSC में भी, बैंकिंग में भी पूछा गया होगा, वो क्वेश्चन हमको अभी पता नहीं चला है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जो प्रश्न पिछले कराए गए क्लास में से डाला जाता है, ताकि आपको ये प्रश्न अब तक याद है कि नहीं, अच्छे से आप मेमोराइज कर पाते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए। तो बताइए, हाल ही में क्रिकेट के सभी खेल प्रारूपों में 50-50 अंतर्राष्ट्रीय मैच जिताने वाले कौन पहले कप्तान बन गए हैं? तो इसका जवाब अब इसमें से देंगे। कल ही का प्रश्न है, कराया जा चुका है, और अपना जवाब कमेंट में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।